हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को टेलीविजन से, न्यूज़ मीडिया से और भी बहुत जगहों से ये पता लग रहा होगा कि G20 की समिट अभी 15-16 नवंबर को बाली इंडोनेशिया में होने वाली है और अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका लोगो और उसका जो मुख्य एजेंडा जो अगले साल रहेगा उसको अनवेल भी कर दिया है, उसका अनावरण कर दिया है। अब हमने ये सोचा, हमने ये तय किया कि हम G20 पे कुछ प्रस्तुतियां बनाएंगे, कुछ प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, जिससे कि हमारे दर्शकों को, विद्यार्थियों को और भी जो अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग राज्यों की भी जो सिविल सेवा है उनकी परीक्षा के लिए अपीयर होते हैं, उनके लिए हमने सोचा कि हम एक इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस की एक सीरीज बनाते हैं जहां पे हम अलग अलग तरह से उनको ये बताएंगे कि G20 किस लिए इंपॉर्टेंट है और G20 की अध्यक्षता जो भारत को अगले साल मिल रही है ये भारत के बारे में, उसकी उभरती हुई शक्ति के बारे में क्या बताती है। तो हम अपना वीडियो 4 भागों में करेंगे। पहला भाग इस बात पर रहेगा कि G20 है क्या, ये संगठन है क्या, इसका उद्भव क्या हुआ, और दूसरा प्रेजेंटेशन इस बात पे होगा कि जो बाली में अभी समिट होने वाली है 15-16 नवंबर को, उस बाली समिट में मुख्य एजेंडा क्या है, देश किस पे वार्ता करेंगे। तीसरा प्रेजेंटेशन इस बात पे होगा कि भारत और G20 का क्या रिश्ता है, भारत किस तरह से G20 में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तीसरा प्रेजेंटेशन जब समिट खत्म हो जाएगी 16 नवंबर को, तो उस समिट का हासिल क्या रहा हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रेजेंटेशन से कि G20 है क्या। अब इस प्रेजेंटेशन को हमने 4 भागों में बांट रखा है। पहला भाग इस बात पर है कि G20 का उद्भव किस वर्ष हुआ, ये संगठन कितना बड़ा है। दूसरा भाग इस बात पर है कि इस संगठन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, राइट। और तीसरा हमारा जो भाग है वो इस बात पर है कि G20 कैसे काम करता है। चौथा पार्ट इस बात पे है कि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजीव यादव और मैं हूं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो पहली बात यह कि जब आप G20 को देखते हैं तो आपको G20 को उन देशों के समूह की तरह देखना चाहिए जहां पे एक तरफ विकसित देश है, विकासशील देश है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देशों का समूह है जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने उसको कॉन्सेंट्रिक वे में समझाने की कोशिश की है कि G7 प्लस रशिया प्लस 11 विकासशील देश और प्लस यूरोपियन यूनियन, ये इन देशों का समूह है, इन एंटिटीज का समूह है। अब आप इन देशों को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये देश लगभग 60% इस धरती का कवर करते हैं, लगभग 2/3 जनसंख्या इन देशों में रहती है और 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट इन्हीं देशों से आता है। लगभग 60% इंटरनेशनल ट्रेड भी यही देश करते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा संगठन है, कितना बड़ा समूह है और जो भी ये देश तय करते हैं उसका हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है। So you people can easily understand that in an organization, if you have USA, if you have Russia, if you have England, if you have France, if you have countries like India, Brazil, South Africa, China, and among all you have an organization also that is European Union. So how humongous this organization is. It carries approximately 60% of world trade, 80% of global world product comes from these countries, and that is why G20 is very much important to understand, and that is why G20 cannot be ignored at any point in world, at any point of diplomacy, in any point of trade facilitation agreements also, right? Now अब अगर हम G20 क्यों स्थापित हुआ, इसके कारण क्या थे, तो इसका एक ही महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि 90 के दशक में देशों में आर्थिक मंदहाली चल रही थी। उस मंदहाली से रिकवर करने के लिए इन देशों ने, जो विकासशील और विकसित देश हैं, इनको लगा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि जो कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक
और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इन देशों को लगा कि हमें एक और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। साथ ही साथ में अगर आप, हमने जिस G7 की बात की, ये पहले G8 हुआ करता था। 2014 के बाद से रशिया को निकाल दिया गया, क्रीमिया का जो अधिग्रहण रशिया ने किया उसकी वजह से। तो अगर हम G8 समूह को देखें तो G8 समूह वो देश हैं जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं। उसके बाद अगर हम 11 देशों को देखें तो वो 11 देश फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जिसमें भारत भी आता है, ब्राजील भी आता है, चाइना भी आता है। तो विकसित देशों को ये लगा कि हम अब अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें इन देशों के भी सहारे की आवश्यकता है। और साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्रीज को भी लगा कि हमें भी अब विकसित देशों की आवश्यकता है, और इसीलिए इस समूह की स्थापना हुई। अब आर्थिक मंदहाली 90 के दशक में क्यों थी, इसके कुछ एक दो कारण हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला कारण यह है कि सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ, और सोवियत के टूटने की वजह से, कहते हैं कि बहुत बड़ा जहाज अगर गिरता है तो साथ में और भी छोटे मोटे जो आसपास की चीजें होती हैं वो डूब जाती हैं। तो सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा जहाज था, जब वो गिरा तो उसकी वजह से बहुत सारे देशों में आर्थिक मंदहाली आ गई, क्योंकि सोवियत यूनियन बहुत सारे देशों के साथ व्यापार किया करता था, उनको सपोर्ट किया करता था। दूसरी बात यह कि 90 के दशक में जब वैश्वीकरण की तीसरी लहर आई, भारत भी उसी वक्त वैश्वीकरण में शामिल हुआ, हमने भी आर्थिक उदारीकरण किया, बहुत सारे देशों ने आर्थिक उदारीकरण किया। पर भारत में जो लीडर्स थे, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमने उसके पे एक वीडियो बनाया हुआ था, आप उसको चेक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे उसका इमेज आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। तो भारत में ऐसे लीडर्स थे कि हमारा जो आर्थिक उदारीकरण रहा वो बिल्कुल सही रास्ते पर चला, पर ऐसा सब देशों के साथ नहीं था। बहुत सारे देशों में बहुत तरह की समस्याएं हुई, और वहां पे ये एक तरह से शॉक थेरेपी की तरह आया, और उन देशों में मंदहाली और बढ़ गई। तो समस्या ये थी कि कैसे उबरा जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो विकासशील देश हैं, जनसंख्या भी वहीं पे ज़्यादा है, उपभोक्ता भी वहीं पे हैं। तो विकसित देशों के लिए समस्या थी कि वो किसी सामान को बना सकते थे, पर उसको बेचने के लिए उनको उपभोक्ता भी चाहिए जो इन देशों से ही आया करते थे, राइट। तो ये दो प्रमुख कारण हैं कि जहां पे हमें ये समझ में आता है कि 90 के दशक की जो आर्थिक मंदहाली थी उसने ट्रिगर किया G20 के फॉर्मेशन पे, और इसीलिए 1999 में G20 की स्थापना हुई, राइट। तो ये कारण समझ में आया। कुछ तो एक तो हो गया बेसिक फैक्ट्स कि G20 है कितना बड़ा, दूसरा ये कि क्यों बना था, और तीसरा अब हम बताने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है। अब सबसे पहली बात, यदि कोई आपसे ये सवाल पूछे कि G20 का सचिवालय कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ये याद रखना है एज अ अभ्यर्थी, एज अ कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठने वाला है, कि उसका कोई परमानेंट सचिवालय, परमानेंट मुख्यालय नहीं है। जो देश उसकी अध्यक्षता कर रहा होता है वहीं पे उसका सचिवालय बनता है, और वहीं पे सारी मीटिंग्स होती हैं। तो पहली बात तो ये कि कोई परमानेंट सचिवालय नहीं है, इसने एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। हमारे जो पुराने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, ज़्यादातर या तो वो यूएसए में रहे हैं या फिर यूरोप में रहे हैं, बहुत ही यूरोपियन सेंट्रिक बातें वो करते रहे हैं, यूरोप को हमेशा ध्यान में रख के करते रहे हैं। अब अगर कोई मीटिंग इंडिया में हो रही है, इंडोनेशिया में हो रही है, ब्राजील में हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, तो उसके मायने अलग होंगे, क्योंकि वो हमारी धरती पे हो रही है। हम अपने हिसाब से उन वार्ताओं को, डिप्लोमेसी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो जगह और लोकेशन का बहुत फर्क होता है, और ये G20 की एक बहुत प्रमुख बात है कि यहाँ पे लोकेशन फ्लेक्सिबल है, कोई एक देश में मुख्यालय नहीं है। यही कारण रहा है कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल अमेरिकन माइंडसेट से कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुख्यालय भी अमेरिका में ही है, राइट। तो G20 में इस बात का ध्यान रखा गया कि एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए कि उसका मुख्यालय जो देश अध्यक्षता कर रहा हो तब तक के लिए वहां पे हो, आगे जो देश करेगा वो करेगा। प्लस यहाँ पे ट्रॉयका नाम का एक सब इंस्टीट्यूशन है। अब ट्रॉयका का मतलब क्या है? ट्रॉयका जैसे तीन, ट्रॉयका दिस वर्ड कम्स फ्रॉम थ्री, राइट। इसमें वो तीन देश होते हैं, एक देश तो वो जो अध्यक्षता कर चुका है, एक देश वो जो अभी प्रेजेंट में अध्यक्षता कर रहा है, और एक देश वो जो अध्यक्षता करेगा। यानी कि देयर वुड बी अ प्रेडिसेसर स्टेट, अ प्रेजेंट स्टेट एंड अ सक्सेसर स्टेट।
अब अगर हम इस वक्त की बात करें तो इंडोनेशिया अध्यक्षता कर रहा है, इटली ने पिछले साल की थी और भारत अगले साल करेगा। तो ट्रॉयका में इस वक्त इटली, इंडोनेशिया और इंडिया है, राइट। तो ये ट्रॉयका देशों का समूह होता है जिससे कि निरंतरता बनी रहती है। अब अगले साल जब इंडिया करेगा तब इंडोनेशिया, इंडिया और जो अगला देश होगा जो अध्यक्षता करेगा वो ट्रॉयका में होगा। इससे एक रेगुलरिटी बनी रहती है, एक समन्वय बना रहता है। तीसरा ये कि एक शेरपा नियुक्त किया जाता है हर देश के द्वारा। शेरपा, आपने ये वर्ड कॉमनली सुना होगा पर्वतारोहण के मसले पे। तो एक शेरपा नियुक्त किया जाता है। भारत का अभी जो शेरपा नियुक्त किया है वो है अमिताभ कांत, जो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हर देश से एक शेरपा नियुक्त किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यूरोपियन यूनियन कोई एक देश नहीं है तो उससे कोई शेरपा नहीं आता है, तो 19 देश अपने यहां से एक शेरपा नियुक्त करते हैं, राइट। अब एक तो ये हो गया, ठीक है, कि कोई मुख्यालय नहीं है। दूसरा ये ट्रॉयका जो 3 देशों का समूह है, और तीसरा कि हर देश से एक शेरपा होता है, एक परमानेंट मेंबर की तरह, जो कि पूरे साल भर निगोशिएशन करता है। साल में 2 बार फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, एक बार सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग होती है और एक बार राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग होती है। तो 3-4 तरह की मीटिंग्स होती हैं जो पूरे साल में होती है। यही उसका काम करने का तरीका है। G20 एक ऐसा समूह है जिसमें सबसे आसान तरीके से काम होता है और इसीलिए G20 के क्रियाकलाप को समझना बहुत ही आसान है, बहुत सरल इसको रखा भी गया है। चौथा ये कि G20 के फंक्शंस क्या है। अब अगर हम G20 के फंक्शंस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये था कि देशों में आर्थिक मंदहाली को कम किया जाए। तो सबसे पहला काम ये करता है कि वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो देश के हैं, फिस्कल और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, उनकी ताकत को बढ़ाता है, उनको मजबूत करता है। फिस्कल जो बजट पॉलिसी बनती है उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। मॉनेटरी वो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, जो मुद्री नीति बनती है, जो कि आरबीआई बनाता है, देशों के सेंट्रल बैंक्स बनाते हैं। अब ये दोनों नीतियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं देश के विकास के लिए और देशों में समन्वय बनाए रखने के लिए। दूसरा ये कि बहुत सारे देश 1990 के दशक में, जब मैंने आपको पहले वाले सेक्शन में बताया था कि 1990 के दशक में आर्थिक मंदहाली में चल रहे थे, तो हमारे लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना था कि जो देश आर्थिक मंदहाली में चल रहे हैं उनको और कर्ज दिया जाए, और वो कर्ज इस तरह से दिया जाए कि उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच ना हो, उसके साथ कोई इस तरह का समझौता अटैच ना हो जिससे वो देश गुलाम हो। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जब भी कोई कर्ज देते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ अटैच कर देते हैं, कोई कंडीशंस अटैच कर देते हैं, राइट। तो ये इस तरह की कंडीशंस अटैच ना हो। तीसरा ये कि जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं G20 का समूह उनका फैसिलिटेटर होता है, राइट। अब आप समझौता कर सकते हैं पर समझौते का ड्राफ्ट बनना होता है, उनकी बातों को मनवाना होता है, इंप्लीमेंट कराना होता है। इसके लिए हमें एक न्यूट्रल बॉडी की जरूरत होती है। G20 उस न्यूट्रल बॉडी का काम भी करती है, राइट। तो ये सारी बातें हैं जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि G20 एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है, और इस G20 के समिट जो बाली में होने वाला है इसमें हम रशिया और यूक्रेन पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को देखेंगे। अब रशिया और यूक्रेन के भी अपने आर्थिक आयाम है। जब मैं अगला प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो मैं उसमें अवश्य उस डायमेंशन को लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रशिया और यूक्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों G20 एक आर्थिक इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी क्यों पॉलिटिक्स डिस्कस करने पर मजबूर है। तो आज का प्रेजेंटेशन हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कवायद अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जरूर से लाइक करें। लाल रंग का एक बटन आ रही होगी इस वीडियो के नीचे, उसको दबा दें, सब्सक्राइब कर दें। उसके बगल में एक घंटी होगी, उसको दबा दें ताकि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं ये आपको मिल सके सबसे पहले। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।